Okay, already 5 o'clock. So as we had assured, we'll start at 5 o'clock. जो भी आए हैं, अगर कोई लेट आ रहा है तो शायद वो शुरू का बेसिक मतलब शायद नहीं समझ पाए। लेकिन जो भी टाइम पे पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए हम समय पे शुरू करें। तो वी स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक नाउ, द एक्चुअल सेमिनार। देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो भी शेयर मार्केट में हैं, आप लोगों ने जरूर ये शब्द सुने होंगे। आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में जानकारी ली होगी, कई लोगों ने भी किया होगा, कम ज़्यादा भी किया होगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, जिन्हें पता है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो हमको थोड़ा-सा बेसिक फ्यूचर ऑप्शन का भी बताना है उनको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे पता है। लेकिन आगे जो हम जो चीज़ें बताएँगे, वो इस तरह से होगी कि आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज आप ज़रूर लेके जाएँगे। और अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में पैसा नहीं कमाया है, तो अगर आप जो भी हम बात बता रहे हैं, अगर उसको थोड़ा-सा भी ध्यान दें, तो आप आगे समय में बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। अगर पहले नहीं कमाया है, तो आगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो जनरली हम जैसे मेरे पास भी बहुत सारे नए क्लाइंट्स आते हैं, तो आने के बाद में पूछते हैं फ्यूचर ऑप्शंस क्या होता है? और हम लोग जनरली उनको मना करते हैं, भई फ्यूचर ऑप्शंस अभी आपको नहीं करना है। आपने सिर्फ़ अभी कैश मार्केट जो है या इक्विटी मार्केट है, उस पे ही आपको फ़ोकस करना चाहिए। अ, एक बेसिक लैंग्वेज में बोले तो हम उनको बोलते हैं कि जैसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलिंग होती है, मतलब 10th तक का जो स्कूलिंग है, ये आपका कैश मार्केट है। तो कैश मार्केट में धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट होते जाएँगे, तो आप ऐसा समझो कि आपने 10th तक की आपकी पढ़ाई पूरी कर ली। एंड फ्यूचर्स इज़ कॉलेज लाइफ, कि जैसे आप कॉलेज में जाते हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल का कॉलेज लाइफ हम करते हैं, तो उस समय जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, दैट इज़ फ्यूचर्स, मतलब थोड़ा-सा हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। एंड ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी इज़ पीएचडी। अगर पीएचडी बहुत कम लोग पहुँचते हैं ना, बहुत कम लोग जाते हैं, और पूरा करने वाले तो और भी बहुत कम होते हैं। ऑप्शंस अगर आप समझ लेते हैं या सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मतलब आप पीएचडी कर लिए या शेयर मार्केट का, ऐसा आपको समझना चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग व्हाई वी आर फियरफुल ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से बता रहा हूँ आपको, जिनको पता है आप लोग प्लीज़ बेयर करें। अ, हमको एक फर्नीचर लेना है ₹1000 का। आप फर्नीचर की दुकान पे जाते हो, ₹1000 लेके जाते हो। आपने फर्नीचर पसंद कर लिया, ₹1000 दे दिए, और जो फर्नीचर है वो आप अपने घर पे लेके आ गए। व्यवहार खत्म। आपका मतलब उसका आपका कोई लेना-देना नहीं। आपने पैसे दे दिए, आपका माल आपके घर पे आ गया। आपका जो ट्रांज़ैक्शन है वो खत्म हो गया। सो दिस इज़ कैश मार्केट। तो जनरली हम लोग करते हैं। रिलायंस ले रहे हैं, बजाज ले रहे हैं, एसबीआई ले रहे हैं, एल&टी ले रहे हैं। हम जितने भी शेयर्स हमको लेने हैं, हमने उतने पैसे भर दिए और शेयर्स ले लिए। शेयर्स आपके हो गए। आप जब तक चाहे उसको रखिए, आपको जब बेचना हो बेचिए। कोई आपको पूछने नहीं आ रहा, कोई आपको बोलने नहीं आ रहा। सो दिस इज़ कैश मार्केट। सेकंड एग्जांपल इज़ फ्यूचर्स नाउ। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, कि वही चीज़ आप लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको उस दिन लेना नहीं है। मतलब उस दिन आप लेके घर पे आना चाह रहे हैं, सिर्फ आप बुक करके आना चाह रहे हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है अभी कि क्या करना है। आप उसको बोलते हैं कि भई एक काम करो, ये 20 ₹2000 का या अगर 1000 का है तो ₹200 आप मेरा ये रख लो, और ₹800 का मैं ये चेक दे रहा हूँ। मैं 30 तारीख के पहले आके ले जाऊँगा, मेरा जो भी रेट आपने फाइनल किया है वो। तो ऐसे व्यवहार होते हैं। दिस इज़ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार तो वही कर रहे हैं, वही चीज़ खरीद रहे हैं, रेट भी फाइनल कर रहे हैं, लेकिन उस दिन हम उसको उसका डिलीवरी न लेते हुए एक एक्स अमाउंट हम उनको दे रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड योर मार्जिन अमाउंट। फ्यूचर्स में जब हम आप बात करेंगे, तो दैट इज़ मार्जिन अमाउंट। अब ये मार्जिन अमाउंट क्या है, क्या नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल में क्या किया हमने, वो फर्नीचर तो खरीद लिया, आपने बुक तो कर लिया आपने, आपने आपको मिल गया है, आपके नाम से बुक हो गया है। आपने पूरा पैसा के बजाय सिर्फ 20% पैसा उसको दिया, मतलब ₹200 दिए हैं, और ₹800 का आपने चेक दे दिया या आपने एश्योरेंस दे दिया कि मैं ये व्यवहार पूरा करूँगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको वो डील पूरा करना ही पड़ेगा। आप कल को छोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि आपका बाकी का पैसा भी 80% का चेक आपने उसको दिया है, तो आपको वो व्यवहार पूरा करना ही पड़ेगा। 30 तारीख के पहले जभी भी आप जाएँगे, तब उस फर्नीचर का रेट चाहे 1000 हो, 900 हो, 1100 हो, 1500 हो, जो भी रेट है वो रेट वो व्यवहार आपको पूरा करना है। आपको ये कंपल्शन है कि आप ₹1000 में उसको खरीदें, और उस दुकानदार को कंपल्शन है कि वो ₹1000 में आपको बेचे। सो
इज फ्यूचर्स। ऑप्शन क्या है? अभी इसी एग्जांपल को हम ऑप्शंस के रूप में लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में आप जाए, आपने वो फर्नीचर पसंद कर लिया 1000 रुपए का और आप उसको बोलते हैं यार मेरे नाम से बुक कर ले। बोलता ठीक है बुक तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं आए लेने को तो क्या करेंगे? आप बोलते एक काम करो, मेरा एक टोकन अमाउंट ले लो, 50 रुपए आप रख लो या 25 रुपए रख लो, जो भी रीजनेबल है। एग्जाम्पल हमने दिया, अभी 50 रुपए आप रख लो और मैं आके लेके जाऊंगा 30 तारीख के पहले कभी भी ले जाऊंगा। उस वो व्यवहार आपका फिक्स हो गया कि आपने 50 रुपए उसको दे दिए, उसने आपके नाम से वो टेबल बुक करके रख लिया। अब समझो बाई चांस अगर वो 1100 रुपए का टेबल हो जाता है 30 तारीख के पहले, आप जाएंगे लेने के लिए तो आपको 1000 रुपए में देने ही वाला है वो, भले उसकी कीमत 1100 है, तो आपको 50 रुपया प्लस 1000 मतलब 1050 में ही पड़ा। उस समय की कीमत 1100 रहते हुए भी, तो आपको 50 रुपए प्रॉफिट मिला। थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे आप। लेकिन अगर 900 रुपये हो गया बाई चांस, तो अभी आप क्या बोलोगे कि भाई जब 900 रुपये हो गया है तो मैं क्यों जाके खरीदूं? मुझे नहीं खरीदना, मैं किसी और दूसरे दूसरे का दुकानदार से वही चीज 900 रुपये में ले सकता हूँ। तो आप उस 50 रुपए को छोड़ देते हैं, दूसरे दुकान से वही चीज 900 रुपये में खरीद लेते हैं। आपका कॉस्टिंग कितना हुआ? 900 प्लस 50, 950। मतलब 1000 रुपए का जो आपने बुक किया था वो फिर भी आपको 950 में ही मिला। इवेंचुअली यू हैव अर्न 50 रुपीज। दोनों तरीके से आप सेफ है, दोनों तरीके से आप कुछ ना कुछ पैसा बना रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लास्ट ऑप्शन की, भाई आप नहीं खरीद रहे हो तो आपके 50 रुपए डूबेंगे, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं है। तो ये मैंने एकदम बहुत नटशेल में आपको एग्जांपल बताया है कि क्या होता है। अब इसको हम उसको फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर्स ऑप्शन क्यों क्यों ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर्स पे हम आते हैं, तो फ्यूचर्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल है, जैसा अभी अपने सोसाइटी के बाहर एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसमें दुकानें निकल रही है। एक दुकान की कीमत 10 लाख रुपया है और अभी आप बुकिंग, आपकी इच्छा है कि बाबा ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है और अगले साल 2 साल में इसकी अच्छी वैल्यू आएगी, तो मुझे जाके ये लेना है। आपके पास 10 लाख रुपया है, आप जाके 10 लाख रुपए दे दोगे और अपना सेल डीड बना लोगे, तो आपका ये कैश का व्यवहार हो गया, जैसा हम इक्विटीज में करते हैं। लेकिन जब आप उसके बाद जाते हैं तो वो बोलेगा कि एक काम करो, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए का ही एडवांस दो और बाकी का जो पैसा है वो 2 साल में जब पोजीशन मिलेगा या 1 साल में जब पोजीशन मिलेगा तब आपने देना है और ये व्यवहार पूरा करना है। आप बोलते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर 10 लाख की दुकान मुझे 2 लाख रुपए में मिल रही है तो क्यों ना मैं लूं, क्यों ना बुक करूं। अब उस समय आपके पास दो चीजें हो सकती है, या तो आप 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं तो आप एक के बजाय 5 दुकान ले सकते हो, 5 दुकान बुक कर सकते हो। तो आपके पास अगर वो सच में अगर अच्छा ऑप्शन है, दुकानें अच्छी बिकने वाली है या महंगी होगी, तो आप एक दुकान के बजाय 5 दुकान के मालिक बन के बैठे हैं। आपने हर दुकान के पीछे सिर्फ 20% का मार्जिन अमाउंट भरा है और बाकी का जो भी पैसा है वो आपने उसे उसे सेटलमेंट कर लिया कि मैं 1 साल के अंदर आके कभी भी ले लूंगा दुकान। जब भी आऊंगा मैं आपको बाकी का पैसा देके और ये व्यवहार पूरा करूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कल को वो समझो 6 महीने के बाद में दुकान की कीमत 10 के बजाय 12 लाख हो गई, आप जागते हैं उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है मुझे व्यवहार तो नहीं करना है, लेकिन आज की 12 लाख से मेरे को मेरा ऊपर का हिसाब करके दे दो। तो 5 दुकान में आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने एक ही दुकान बुक की होती तो आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट 5 टाइम्स राइज हुआ है। लेकिन रिवर्स भी हो सकता है कि अगर समझो कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको कॉर्पोरेशन का कोई नोटिस आ गई या कुछ रोड वाइंडिंग में आ गया और वो प्रोजेक्ट डिले हो गया या कुछ प्रॉब्लम है और 10 लाख के बजाय वो दो, जैसा भी हो रहा है कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज के रेट गिर रहे हैं, तो ऐसा कोई तकलीफ आ गई और वो 10 लाख के बजाय वो उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई, तो उस समय आपका जो लॉस है वो भी 5 टाइम्स बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक दुकान होती तो आपको 2 लाख का लॉस होता और 5 दुकान है तो आपको 10 लाख का लॉस होगा। तो इसलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम क्यों फ्यूचर्स को हम जानना चाहते हैं। जो लोग कैश में काम करते हैं, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस आज 1700 रुपए के करीब है और जिसको लग रहा है कि रिलायंस तो अभी बढ़ना ही है, उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज है। 1700 रुपए भर के आप जितना चाहिए आप रिलायंस खरीद के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर ऐसा लग रहा है कि भाई रिलायंस अभी यहाँ से और बहुत तेजी से भागेगा अगले कई महीनों तक, तो हम और रिलायंस में ही ऐसा ही ऑफर हमको मिल रहा है कि भाई आप पूरा पैसा मत भरो, आप सिर्फ 25% भर के आप रिलायंस बुक करके ले लो, तो हमको क्या दिक्कत है? मतलब 1700 के बजाय अगर वही शेयर हमको अगर 400 रुपए में 400 रुपए का ही प्रीमियम भर के 25% में
अगर हम रिलायंस बुक करके रख सकते हैं और रिलायंस में तेजी आने की पूरी संभावना है, तो एज अ इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर, हमें क्या दिक्कत है? हमने वो जरूर बुक करके रखना चाहिए। प्रॉब्लम किधर आता है अभी फ्यूचर्स में? जब अगर आपने एक की बजाय 4 लॉट रिलायंस के ले लिए, मतलब अभी आप हमको हमारे सेम लाइक शॉप कि हमको अभी 25% में मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि भाई शॉर्ट मेरे पास पैसा है 1700 रुपया, तो मैं 4 गुना ले लेता हूँ रिलायंस। ठीक है, आप 4 गुना ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर्स में सिर्फ दिक्कत क्या है कि आपको डेली बेसिस पे मार्जिन भरना पड़ता है, मार्क टू मार्क मार्जिन भरना पड़ता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपको मिलता है, अगर आप लॉस में है तो लॉस आपको इमीडिएटली उधर भरना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ज्यादातर जो लोग नुकसान करते हैं फ्यूचर्स में, वो ये प्रॉब्लम आता है कि अगर उनके पास 100 रुपया है तो वो कोशिश ये करते हैं कि 100 रुपए में मैं 4 गुना 5 गुना माल लेके रखूं। लेकिन अगर कोई होशियार व्यक्ति है और वो 4 गुना के बजाय सिर्फ 2 लॉट ले लेवे, डबल कर लेवे सिर्फ उसको, तो 25% मतलब 50% ही उसको मार्जिन भरना पड़ा, और 50% उसके पास अभी भी बैलेंस है, उसके अकाउंट में हो या डीमैट में हो या बैंक में हो। तो जब भी अगर कोई मार्जिन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मार्जिन वो भर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है और उसने सिर्फ 25% ही भरा है। तो इस तरह से हम उतने ही पैसे में एक लॉट लेने के बजाय हम दुगना या तिगना तक भी माल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा मार्जिन हम उसमें डाल देंगे, तब जाके हमको दिक्कत आती है। तो ये बेसिक बातें हैं जिसके लिए फ्यूचर्स हमको सीखना है। अगर हम उस हमारे पास जो पैसा है, मतलब मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको 10-5 स्टॉक लेने हैं, क्योंकि फ्यूचर्स लॉट में होता है। 100, 50, 200, 500 हर एक स्टॉक का अलग-अलग लॉट साइज होता है। रिलायंस का आई थिंक 500 का लॉट साइज है। तो रिलायंस को अगर आप 500 के क्वांटिटी में आप अगर ट्रेडिंग करते हो, तो आप कैश के बजाय अगर फ्यूचर्स में लेते हो तो उसमें क्या दिक्कत है? आप डबल या ट्रिपल क्वांटिटी लेके उसके बाद भी आपके पास पैसा एज अ मार्जिन बचता है। जब भी ऐसा फॉल आएगा तो उस समय आपको वो जो मार्जिन है वो यूज में आएगा। तो इसलिए फ्यूचर्स हम रिकमेंड कर रहे हैं, या रिकमेंड मतलब ये नहीं कि हर एक को करना ही है, बट यू शुड हैव द नॉलेज। कभी अच्छा चांस मिलता है, कभी ऐसी न्यूज आती है, हमें लगता है कि बहुत बड़ा न्यूज है और बहुत इसमें तेजी आएगी नियर टर्म में, तो आप उसको फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड उसका बेनिफिट है फ्यूचर्स का कि जैसे अभी कोरोना का न्यूज आया था, या ऐसे बहुत सारे नेगेटिव बातें होती रहती है, उस समय आप कैश मार्केट में आप माल बेच नहीं, अगर आपके पास माल नहीं है या स्टॉक नहीं है तो आप बेच नहीं सकते। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या आप इंट्राडे कर सकते हो, वही सुबह आप 9:15 बजे आपने बेच दिया, लेकिन आपको 3:30 के पहले उसको कवर करना जरूरी है। लेकिन फ्यूचर्स में हमारे पास वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी एक बहुत बड़ा एक भगवान न करे कल को चाइना बॉर्डर पे कुछ बड़ा न्यूज आ गया कि भाई वहां पे लॉन्ग टर्म अभी कुछ वॉर हो रहा है या कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, और उसकी वजह से मार्केट अभी अगले 2-3 महीने तक खराब रहेगा या गिरेगा। ऐसे केस में अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेच सकते हो, बरोबर है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, तो उस केस में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फ्यूचर्स में ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा या कोई एक पर्टिकुलर शेयर में नेगेटिव न्यूज है और वो स्टॉक नीचे जाएगा, तो वो शेयर आपके पास न होते हुए भी आप बेच सकते हो। बेचने के बाद फिर आप उसको नीचे के लेवल में जहां भी आपको मिले उसको बाय कर सकते हो। तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, इनको इनको वो बेनिफिट मिलता नहीं है। मंदी हमको कभी भी हमको हम मंदी में पैसा नहीं कमा पाते हैं, और तेजी में क्या होता है कि आदमी कितना कमाएगा, आदमी बॉटम के रेट में लेता नहीं है, फिर जब मार्केट काफी बढ़ जाएगा उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं एंटर करूं। तो ये एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये अपने को मिलती है। जो लोग मार्केट में काफी समय से, अगर आपने देखा होगा कि जब मार्केट गिरता है ना, बहुत तेजी से गिरता है, बढ़ने के टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब फॉल आता है तो जैसा भी हमने देखा कोरोना के समय में 50, 60, 70% तक कुछ शेयर्स में, और मार्केट में भी लगभग 30%, 35% का फॉल देखते देखते आया। तो ऐसे केसेस में जब भी इस तरह की कोई बड़ी न्यूज है, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर्स, जहां पे हम मंदी करके या माल बेच के या पहले शॉर्ट करके हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें उस समय वो फॉल बहुत सीवियर होता है। अब सवाल ये है कि आदमी जो लॉस करता है, एक तो मैंने बताया कि ओवर ट्रेडिंग, सेकंड चीज है कि स्टॉप लॉस, क्योंकि
ये जो एक फैक्टर है स्टॉप लॉस, ये हर एक को इसका नॉलेज होना चाहिए और इसका इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम सही समय पे अगर हम निकल जाते हैं किसी भी ट्रेड से कम लॉस में या कम प्रॉफिट में, तो इट्स ओके, अनलिमिटेड लॉस है, लॉस का तो कोई गिनती नहीं है। एक-एक शेयर कैश में हमने देखा है कि ₹500 का शेयर आज ₹2 में है, 1000 का शेयर आज ₹3, ₹1 में है, या कुछ ज़ीरो भी हो जाते हैं समझो, या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर सही समय पे अगर हम उसको स्टॉप लॉस लगा के अगर हम एग्ज़िट करते हैं, तो ये बड़े फॉल्स या बड़े लॉस से हम बच सकते हैं। तो फ्यूचर में भी जब ट्रेड करेंगे, तो जो मैंने बताया कि जो छोटी बात है वो है स्टॉप लॉस, कि भई स्टॉप लॉस आपको लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर हमको थोड़ा-सा भी नॉलेज है, और फ्यूचर्स कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ आपको 2-3 चीज़ें उसमें ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि वो लॉट साइज़ में ट्रेड होता है। सेकंड चीज़ है कि उसकी एक्सपायरी होती है। कैश में तो आपने ले लिया, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल भी रख सकते हो। फ्यूचर में उसकी एक्सपायरी होती है, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जो एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी के पहले आपको वो सौदा पूरा करना होता है। थर्ड चीज़ ये है कि अगर नीचे जा रहा है और आपको मार्जिन की जो आवश्यकता है, तो आपको मार्जिन भरना पड़ता है, और वो मार्जिन के लिए आपके पास रिज़र्व फंड होना ज़रूरी है। ये उसका थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ ये है कि मेजर जो डिफरेंस है कि हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट वाला जो विषय है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर सच में अगर कोई एक भी मंदी आपको मिल जाती है, तो वो मंदी में हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप पूरे तेजी में नहीं कमा सके। वो एक एक मंदी में हमको उतना बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है फ्यूचर्स के। डीप में हम जाएँगे तो फ्यूचर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन से महीने का लेना चाहिए, उसमें प्रीमियम है क्या, उसमें डिस्काउंट चल रहा है कि अब ये सब चीज़ें आज का हमारा प्रीव्यू नहीं है। जब आप उसको डिटेल में जाएँगे या कोई कोर्स करेंगे या नेट वगैरह पे जाएँगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलेगी। बहुत सारी बातें उसमें होती है, जैसे स्पॉट प्राइस क्या है, फ्यूचर प्राइस क्या है। तो स्पॉट प्राइस तो वो है जो जैसे हम रिलायंस लेंगे तो रिलायंस का जो कैश में जो रेट चल रहा है दैट इज़ स्पॉट प्राइस, और फ्यूचर में जो रेट चल रहा है दैट इज़ द फ्यूचर प्राइस। जनरली फ्यूचर का प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है स्पॉट से। उसमें अगर बाय चांस कम है तो इसका मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है, और उस शेयर में कुछ नेगेटिव संभावनाएँ लग रही हैं, इसके लिए फ्यूचर माइनस में जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ आगे की बात है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैंने आपको बता दिया है, एक्सपायरी डेट होता है, इनिशियल मार्जिन अलग-अलग, जैसे भी एक्सचेंज डिसाइड करता है हमारे यहाँ कि मार्जिन क्या होना चाहिए। किसी किसी स्टॉक में 15-20% भी होगा, इंडेक्स में कम होता है, कोई-कोई स्टॉक में 50%, 60%। अब ये कैसे डिफाइन होता है, तो जो स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। जो स्टॉक कम वोलेटाइल है, या जैसा निफ्टी जैसा जो इंडेक्स है, उसमें एक ही दिन में कोई 5-10% का मूवमेंट नहीं आएगा, तो उसमें मार्जिन थोड़ा-सा कम होता है। देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब चीज़ आज हम आपको नहीं बता पाएँगे, लेकिन ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और जब आप उसका कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें भी पता चलेगी, और उसका इसका बेनिफिट भी बहुत है अगर आप थोड़ा-सा इस पे स्टडी करो कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन का क्या डिफरेंस होता है। मैं बेसिक बता दूँ, जैसे अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग बाय कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो संभावना ये रहती है कि उसका मूवमेंट ऊपर का होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर्स में आपको धीरे-धीरे सीखने को मिलेगी। लेकिन जो मेरा हमारा आज का मेन बेसिक व्यू था या मेन एम था कि आपको एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर भी आप ये मत समझिए कि फ्यूचर्स मेरे लिए नहीं है। आप ट्रेड करो ना करो, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आप कर सके, तो जभी भी कोई अच्छा मौका मिलता है तो आप कोई ना कोई ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा उसमें से कमा सकते हो। अब हम जो सेकंड टॉपिक है ऑप्शंस, उस पे आते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ऑप्शंस फ्यूचर से भी एक लेवल ऊपर है। लेकिन बेसिकली मुझे मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है ऑप्शंस में हमारे पास, इतना पैसा उसमें बनता है। अगर आप जो डेली जो वॉल्यूम होता है शेयर मार्केट में, अगर वो आप समझो ऑब्जर्व करते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि कैश मार्केट का वॉल्यूम सबसे कम होता है, जिसमें हम लगभग 90-95% हम इन्वेस्टर्स जिसमें ट्रेड कर रहे हैं कैश मार्केट में, उसका वॉल्यूम है
मुश्किल से मेरे ख्याल में 5 से 10%, 10% भी नहीं होगा। फ्यूचर्स का है 20-30% और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है ऑप्शन का होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60-70% या लगभग 75% तक का जो वॉल्यूम है वो ऑप्शंस में होता है। तो जिस मार्केट में हम लोग हैं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और एक मार्केट में मैक्सिमम बिजनेस टमाटर का हो रहा है और हम टमाटर का ही काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर उस मार्केट में सबसे ज्यादा टमाटर खरीदी बिक्री होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का चांस टमाटर में होगा, उसमें ही आपको तेजी मंदी मिलेगी। और हम डर के मारे हम सोचते हैं नहीं नहीं भाई टमाटर तो मुझे करना ही नहीं है, मैं तो टमाटर नहीं बेचूंगा क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है, मैं आलू बेचूंगा या फलाना दूसरा कुछ बेचूंगा। ठीक है, उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा, मिलता ही है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है या जिस चीज में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, अगर हम उसमें नहीं है या उसका नॉलेज हम नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को जो भी शेयर मार्केट में है, चाहे वो, और ऑप्शन में तो और एक बेनिफिट है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्यूचर्स में तो फिर भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। ऑप्शंस तो आप 200 500 हजार 5000 से भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन का नॉलेज हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। जैसा मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिया था ऑप्शन का, हम फर्नीचर की बात कर रहे थे, और एक ऑप्शन हम ले सकते हैं सिंपल, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। एक एग्जांपल है, जैसा भी मारुति का एक गाड़ी हमको खरीदनी है, एक मॉडल आपने पसंद कर लिया और 5 लाख रुपए का वो मॉडल है। आप जाके एक डीलर के पास में आपने चॉइस कर लिया और उसको बोला कि ठीक है भैया आप मेरे नाम से बुक कर लीजिए और मैं 30 तारीख तक आके इसको ले जाऊंगा। तो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, आप बुक तो कर सकते हो, लेकिन आप नहीं आए तो क्या, मेरी गाड़ी तो पड़ी रहेगी इधर। तो ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई 25,000 रुपए का टोकन आप रख लीजिए मेरा, और ये 25,000 रुपए का टोकन आप आपके पास जमा है और मैं 30 तारीख के पहले कभी भी आके और ये मेरा ये गाड़ी ले जाऊंगा, मैं 5 लाख बाकी का पैसा देके ये ले जाऊंगा। ठीक है, आपका व्यवहार पूरा हो गया, आप निकल गए। बाहर निकलते ही आपको कोई आपका दोस्त मिल गया। वो बोला क्या क्या बात है भैया, यहाँ क्यों आए थे? बोला यार मैंने ये फलाना मॉडल देखा है और 5 लाख रुपए में बहुत अच्छा मॉडल दिखा और मैं उसको अभी उसको डील पूरा करके आ रहा हूँ। वो बोलता है अरे यार ये तुमने क्यों बुक किया, ये बाजू में मेरा दोस्त है, यही चीज यही मॉडल मैं आपको उधर 4.5 लाख में दिला सकता हूँ। तो अपन वो दूसरे दुकान में जाते हैं, बोलता हाँ ठीक है 4.5 में मैं आपको दे दूंगा। अभी आपके पास आपको एक दुविधा में है आप, कि अगर वो पहले वाले का जहाँ आपने 25,000 रुपए दिया है, अगर वो 25,000 आपको वसूल करना है तो वहां से आपको 5 लाख में खरीदना पड़ेगा, या वो 25,000 छोड़ दो और दूसरे दुकान में जाके आप 4.5 में खरीद लो। ये 4.5 और वो 25, 4.25 लाख में आपको गाड़ी पड़ती है, फिर भी आप 25,000 रुपए प्रॉफिट में हो। अब इसमें अगर आपने जाके वो सौदा पूरा नहीं किया तो वो डीलर कोई आपके घर पे आके जबरदस्ती गाड़ी आपको देगा नहीं, कि भाई नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम, ये गाड़ी आपको रखो और बाकी के पैसे मुझे दो। ऐसा उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। लेकिन आप 30 तारीख तक कभी भी अगर आप जाते हो तो उस डीलर को बंधन है कि वो आपका गाड़ी आपको देवे, 5 लाख में जो भी आपका सौदा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि जो ले रहा है, जिसने बुकिंग किया है, उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। आप कल को अगर उस डीलर के पास नहीं जाएंगे तो वो डीलर कोई आपके पीछे आपके घर में नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप जाते हो तो उस डीलर के ऊपर ये बंधन है कि वो उस व्यवहार को, आपके उस एग्रीमेंट को पूरा करे। ये बिल्कुल नेट सेल में आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है समझो, अगर वो कल को अगर वो मॉडल जब आप लेने जा रहे हैं उसकी कीमत अगर 6 लाख भी हो गई, तो भी वो डीलर आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई आज 6 लाख की कीमत है, आप 6 लाख रुपए में लेके जाओ, क्योंकि उसको तो 5 लाख में ही देना पड़ेगा, उसने आपसे एग्रीमेंट किया है। लेकिन अगर वो कल को 4 लाख रुपए हो जाती है उस गाड़ी की कीमत कोई कारण से, तो आपके ऊपर वो बंधन नहीं है कि आपको वो 5 लाख में गाड़ी लेनी है, आप छोड़ सकते हो उसको, भाई ठीक है आज 4 लाख की कीमत देना है, मेरे 25,000 डूब गए तो डूब गए, लेकिन मैं अभी उस व्यवहार को पूरा नहीं करूंगा, क्यों मैं और 75,000 रुपीज का लॉस करूँ। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है ऑप्शंस में, कि हमारे पास इट्स लाइक एन एग्रीमेंट वेयर यू आर नॉट फोर्स्ड बट द सेलर इज फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। तो आप लेने वाला जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो उस व्यवहार को पूरा करे या ना करे, लेकिन जो सेलर है या जो ऑप्शन राइटर है उसके ऊपर बंधन कारक है। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताया।
अब इसके दो तीन और भी एग्जांपल हो सकते हैं, नॉट डायरेक्टली बट, लेकिन जैसे पहले हम लॉटरी, अभी अभी तो नहीं चलती ज्यादा, लेकिन पहले लॉटरी चलती थी। भाई आपने 100 रुपए की लॉटरी खरीद ली, उसमें 20,000 का इनाम है, 50,000 का है, लाख रुपए का है, 5 लाख का है, 10 लाख का इनाम है। आपने 100 रुपए की लॉटरी लग गई, ली, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आपके 100 रुपए डूब गए। आपका रिस्क कितना था? सिर्फ 100 रुपए का, आपको उससे ज्यादा का रिस्क नहीं है। तो और अगर लॉटरी लग गई तो आपको 20,000, 50,000, लाख रुपए कुछ भी मिल सकता था। इसी प्रकार से ये ऑप्शन है कि ऑप्शन में जो आपने 25,000 रुपए अगर दिया है या 5,000 दिया है, जो भी, आप उससे ज्यादा का आपको रिस्क नहीं होता है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकंड एक एग्जांपल, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, लेकिन हम जैसे लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हम एक प्रीमियम भरते हैं, पर्टिकुलरली टर्म प्लान में। तो हमने एक साल का 20,000 रुपए का टर्म प्लान लिया, 20,000 रुपए प्रीमियम भर दिए, 10 लाख रुपए का आपको कवर मिल गया। अगर उस वर्ष आपको कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका, आपने जो 20,000 रुपए भरा है वो आपका लैप्स हो जाएगा, डूब जाएगा, मतलब एक तरह से डूब जाएगा नहीं, लेकिन लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर उस वर्ष आपको भगवान ना करे कोई तकलीफ आ गई, आप हॉस्पिटल में जाते हो, 2 लाख का बिल आता है तो आपको 2 लाख का क्लेम मिलेगा, या 10 लाख का क्लेम आता है तो आपको 10 लाख रुपए उसमें मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 10,000 या 20,000 रुपए का प्रीमियम भर के, जो कि हमारा मैक्सिमम लॉस है, हम उसके सामने बेनिफिट जो है या प्रॉफिट जो है कई गुना कमा सकते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, वो तो अभी हम जब, आप जब डीप में जाओगे या मैं आपको समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मिल सकता है कि नहीं। लेकिन देयर इज एन ऑप्शन, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट को आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए, 100 रुपए भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली जब एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के समय जो प्रीमियम है 20 पैसे, 50 पैसे का प्रीमियम है, एकदम मूवमेंट आती है, 10 रुपए हो गया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, बताइए कोई ये नहीं है कि कोई कुछ मैं अलग चीज बोल रहा हूँ। यू कैन गो एंड सर्च। मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा 500, 1000, 2000 का रिस्क लेके, अब ये रिस्क ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ आंख बंद करके डालना है, उसके लिए हमको स्टडी करनी है, हम उस पार्ट पे आएंगे कि कैसे डालना है, कब डालना है। लेकिन अगर हम 500, 1000, 2000 रुपए डाल के, और एक हमारा रिस्क हमने, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर में अगर आप लॉस में है या स्टॉक नीचे आ जाता है, तो भी आपको प्रीमियम व्यवहार पूरा करना ही होगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं है। मैं आपको वापस रिलायंस का एक एग्जांपल देता हूँ कि रिलायंस, अभी हम स्टॉक के हिसाब से सोचते हैं कि रिलायंस 1700 रुपए का चल रहा है, 500 रुपए का लॉट साइज है। कैश में आप 1700 रुपए इंटू 500 जो भी वैल्यू है उतना दे के आप 500 स्टॉक खरीद सकते हो। सेकंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी फ्यूचर्स की, जिसमें मैंने बताया जैसे भी 20% हमको मार्जिन भरना है। 20% मार्जिन भर के आप 1700 इंटू 500 जो भी अमाउंट होगा उसको 20% भर के आपने बुक कर लिया, और उतनी की उतनी क्वांटिटी आपके पास रह गई। नीचे आएगा तो आपको मार्जिन एक्स्ट्रा भरना है, लेकिन कंपल्सन नहीं है कि आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पोजीशन को कैरी कर सकते हो। ऑप्शन में क्या होता है कि 1700 का रिलायंस चल रहा है, हम खरीद क्यों रहे हैं कि हमें ये न्यूज है या हमें पता है कि अभी रिलायंस के शेयर ऊपर जाएगा, उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज है, इसके लिए हम कैश में या फ्यूचर में खरीद रहे हैं, इसीलिए हम ऑप्शंस में भी कॉल खरीद रहे हैं। उस समय क्या हो रहा है कि हम जिस तरह से हमने दुकान की या उसकी बात की है, गाड़ी की, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 1700 रुपए का व्यवहार हम आज बुक कर रहे हैं। 1700 रिलायंस है, हमने 1700 रुपए में एक तरह से हमने बुक कर दिया कि भाई मैं 17 रुपए के रेट पे 100 शेयर खरीदूंगा। और इसके लिए एक टोकन अमाउंट, जैसे हमने पहले भी टोकन दिया था दूसरे व्यवहार में, हम एक प्रीमियम दे रहे हैं जो 20 रुपए, 30 रुपए जो भी उस समय का होगा, प्रीमियम हमने भर दिया और हमने रिलायंस को बुक करके रख लिया। अब बाई चांस ऐसा हो गया है कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई मार्केट में और रिलायंस 1500, 1700 का गिरते गिरते 1500 रुपए पे आ गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गया है कि वो व्यवहार पूरा करना है तो 1700 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने 25 रुपए जो प्रीमियम भरा था, मैं वो प्रीमियम छोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ तो बाजार से 1500 रुपए में रिलायंस खरीद सकता हूँ ना आज के तारीख में, क्यों मैं 1700 का व्यवहार करूँ? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके
200 माइनस 25 मतलब 175 रुपीज, फिर भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि 1500 रुपए में बाजार में आप रिलायंस खरीद सकते हो। हम अभी सेकंड ये लेते हैं, अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि न्यूज जो आपके पास थी वो सही हो गई, रिलायंस 1700 के बजाय 1900 रुपए हो गया। अब आप उसके पास जाके उस व्यवहार को पूरा करना चाहते हो, तो वो बोलेगा ठीक है, 1900 रुपया है, 200 रुपए प्रीमियम चल रहा है, मतलब 200 रुपए प्रॉफिट में हो, आप अपना 200 रुपए लेके जाओ। तो वो 200 रुपया हम प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, उस 200 रुपए के लिए हमने सिर्फ 25 रुपए का प्रीमियम भरा है। मतलब क्या हुआ कि 25 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हमने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम हमारा जो लॉस है उसको हमने लिमिटेड कर दिया ऑप्शन में, मतलब जो 25 रुपए का प्रीमियम भरा है, हम चाहे रिलायंस उसके बाद में 1000 रुपए भी हो जाए या जीरो भी हो गया, तो भी हमारे को 25 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना है। लेकिन जो प्रॉफिट का जो हमारा विंडो है वो खुला हुआ है। रिलायंस 2000 हो जाए, 5000 हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जहां तक भी वो जाएगा उतना प्रॉफिट आपको देना है। जो सेलर है उसको ऑब्लिगेशन है कि वो आपका व्यवहार पूरा करे, और जब भी आप उस सेटलमेंट, जब उस व्यवहार को पूरा करोगे, उस दिन का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस के हिसाब से आपको वो पैसा मिलने वाला है। अब ये बहुत इतना इजी नहीं है कि मैं आप 5-7 मिनट में समझ जाऊं, लेकिन बेसिक ये समझ लो कि ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है, मिलेगा ऐसा नहीं है। मुझे याद नहीं, लेकिन एक किसी एक्सपर्ट ने कहा था कि पर्टिकुलरली ऑप्शन के लिए दिस इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ पहले ऑप्शन की। सो ऑप्शंस को उसने टर्म किया था कि दिस इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्यों ऐसा बोला? कि ज्यादातर लोग ऑप्शन में पैसा गवाते हैं, लॉस करते हैं। अगर हमें समझो कि 95% अगर मैं बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं 95% लोग लॉस कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा लॉस 5% लोग कमा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इसमें इसलिए उन्होंने ये बोला है कि दिस इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, 95% लोग उसमें लॉस कर रहे हैं या 90% लॉस कर रहे हैं, तो क्यों हमको ट्रेड करना चाहिए? लेकिन वो 90% लॉस के पीछे के कारण जो है, ये हमको सीखना है, और वो बहुत इजी कारण है कि अगर 10% लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं ना। ऐसा वो कोई भगवान ने कुछ अलग तरीके से उनको नहीं बना के भेजा है, वो भी आपके मेरे तरह इंसान है। कुछ चीजें उनकी ट्रेडिंग में और हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल में फर्क होगी, इसलिए वो हमसे अलग है। तो वो जो बेसिक चीजें हैं वो अगर हम समझ जावे, तो हम ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑप्शन में होता है, बहुत कम पैसे में हम उसको शुरू कर सकते हैं। आप 500, 1000, 2000 रुपए में भी ऑप्शन को ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया मोटा मोटी ऑप्शन की बात। ऑप्शन में और एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसा फ्यूचर्स में है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, उसी तरह ऑप्शन में भी अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप ऑप्शन बेच या तो बेच सकते हो या पुट खरीद सकते हो। अभी कॉल पुट आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। कॉल इज इफ यू आर बुलिश ऑन द मार्केट यू बाय कॉल्स। अगर आप मार्केट पे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो, कॉल ऑप्शन खरीदते हो। आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की संभावना है, तो भी आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर मार्केट नीचे जाने की संभावना है और जाता है, तो आप पुट ऑप्शन लेके बहुत पैसा कमा सकते हो। सेकेंड चीज जो होती है, जो बहुत इजी नहीं है आपके हमारे लिए, लेकिन जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए, दैट इज कॉल राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग। तो उसमें कॉल भी बेच सकते हैं और पुट भी बेच सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें है, खासकर जो बड़े डीलर्स हैं या बड़े जिनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो कॉल और पुट बेच के उसमें भी बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि वो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम हमको पूरा का पूरा बेनिफिट में मिलता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि लगभग लगभग जितने भी ऑप्शंस खुलते हैं या ट्रेड होते हैं, एक्सपायरी के दिन उसमें से लगभग 90% ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर उसका हम कॉल ले रहे हैं और उसके उस कॉल के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर वो मार्केट बंद नहीं हुआ तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सेम केस पुट का है। तो इसका मतलब 90% ऑप्शन जो है वो जीरो होते हैं।
तो जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर हम थोड़ी सी ये बातों का ध्यान रखें कि भाई एक्चुअल न्यूज़ क्या है? न्यूज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कब न्यूज़ आनी है? अभी मैं बहुत छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। आज 1 तारीख है, 10 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट आएगा और मैंने बोला कि रिलायंस आज 1700 रुपया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और रिलायंस जो है वो कम से कम 1800 रुपए तक जाएगा। ये न्यूज़ मिली है और मैंने मेरे क्लाइंट को दिया, आपको भी मिल गई। 100 रुपए अगर रिलायंस बढ़ रहा है तो बड़ी बात है, इसमें कोई छोटी बात तो है नहीं। अब क्या होता है कि आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आप 1700 रुपए का स्ट्राइक प्राइस या 1750 रुपए तक का स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट आएगा। अगर हम 1900 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हैं, कि भाई 1900 रुपए का जो ऑप्शन है वो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो दैट इज अ वेस्ट, क्योंकि मेरा टारगेट ही 1800 रुपए का है। तो 1800 रुपए के ऊपर का अगर स्ट्राइक प्राइस का अगर मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ, तो मैं आई एम टेकिंग अ रिस्क। हो सकता है थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाए, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे नहीं करना चाहिए। या मैंने बोला 10 जुलाई का मूवमेंट, आप अगर अगस्त का अगर आप ट्रेड लोगे, अगस्त का ऑप्शन लोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से वो बेसिक स्टडी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। आप ऑप्शन आगे महीने 2 महीने के लिए नहीं लेकर रह सकते, या लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन बेसिक ये बात है कि ऑप्शन का नॉलेज आप जरूर लीजिए, चाहे आपको जो भी सोर्सेज होंगे। हमारे पास आएंगे तो हम भी आपको पढ़ाएंगे। नेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसकी बहुत सारी बुक किताबें हैं, नेट पे ई बुक्स मिलती है। ऑप्शन जरूर आप सीखिए। आपको जहां भी डाउट होगा आप हमें भेजेंगे, तो हम आपको आपका डाउट क्लियर करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग जिस दिन आप सीख जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जो तीसरा जो मेजर पार्ट है, जो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए खासकर है, और आप जब सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि कैसे प्रॉफिट मिलता है। हम एग्जांपल ले कि आज किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज 10,000 स्टॉक उसने लेके रखे हैं, उसके होल्डिंग में है, और वो ये बोल के उसने ये समझ के लिया कि मैं तो अभी अगले 10 साल मुझे बेचना नहीं है, और उसके डिमेट में पड़े हैं। अब रिलायंस नीचे ऊपर होता रहेगा, अगले 10 साल में पता नहीं उसकी कितनी मूवमेंट आएगी, 1000 भी होगा, फिर 2000 होगा, फिर 1500 होगा, 5000 होगा, लेकिन उस अकाउंट में उस व्यक्ति को कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसको प्रॉफिट लॉस होना नहीं है। नोशनल वैल्यू कम ज्यादा होगी, बुक वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन उसको एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। अब ऐसे केस में अगर हम रिलायंस का आगे का कॉल ऑप्शन बेचते हैं, जैसे आज रिलायंस 1700 रुपया है, हमको ऐसा लगता है कि भाई 1 महीने में उसकी मूवमेंट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती है, तो हम 1800 रुपए का, या कम रिस्क लेना है तो 1900 रुपए का कॉल, जो भी उस समय प्रीमियम होगा उसमें अगर हम बेच के रख देते हैं, तो हमको जो वो प्रीमियम है, समझो 20 रुपए का प्रीमियम है या 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपया इंटू 10,000, 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपको मिल गया। 1 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में जमा हो गया। अब क्या सिनेरियो होगा कि उस महीने के अंत तक अगर रिलायंस 1900 रुपए से ज्यादा नहीं जाता है, तो वो ऑप्शन आपका जीरो हो रहा है, तो आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपका बेनिफिट मिल गया। अब ये बेनिफिट किस पे है? आपके डेट स्टॉक पे, जो डेट स्टॉक आपका पड़ा था, जिसको आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उस डेट स्टॉक पे आपको 1 लाख रुपए का एडिशनल प्रॉफिट मिल गया है। अब सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई बैड लक से बढ़ गया है, एकदम रिलायंस में मूवमेंट आ गई और 1900 रुपए हो गया, तो भी आपका वैल्यू जीरो है। अगर 2000 रुपया हो गया तो आपको 100 रुपए भरने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस आपने 1900 रुपए का बेचा था, वैल्यू 2000 है, तो आपको 100 रुपए का लॉस भी होगा। लेकिन उसके सामने आपकी रिलायंस की जो आपके पास 10,000 की होल्डिंग है, वो आपका उसकी वैल्यू 300 रुपए बढ़ गई है आज के हिसाब से। जो 300 रुपए का प्रॉफिट होना था, 300 के बजाय 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको लॉस नहीं है उसमें। तो कहने का मतलब है कि दोनों सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो फिर तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ता भी है, और ऐसे जैसा मैंने पहले बताया 95% ऑप्शन जीरो होते हैं। ऐसे ही जब आप बेचते हो तो 95% टाइम आपको आपका जो भी आपने बेचा है वो जीरो ही होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ 5% टाइम ये होगा कि आपके जो भी आपने रेट में बेचा है उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अगेन सेम सेम चीज। लेकिन इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वेपन्स आ जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए भाई, आपने अभी रामायण महाभारत बहुत देखा है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे हम देख रहे थे। आपने लड़ाई देखी उस समय, तो ज्यादातर तो तलवार से लड़ते थे ऐसा। और जो रथी महारथी थे वो धनुष बाण से लड़ते थे। एक आध दो गदा सा, वो जो ये है गदा, उससे लड़ते थे। लेकिन कहने का मतलब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, मतलब लड़ने के ऑप्शंस बहुत कम थे। आज की लड़ाई में क्या है? आज हमारे पास तरह तरीके के हथियार है। मतलब ग्राउंड से मारने वाले, नदी शिप से मारने वाले, एयर स्ट्राइक से है, मिसाइल्स है। मिसाइल में बहुत तरीके के हैं, फाइटर प्लेन्स है, वॉरफेयर है, फिर इंटरनेट के थ्रू आप लड़ सकते हो, मेंटली आप लड़ सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं कहने का मतलब है कि समय के अनुसार, समय बदलता है ना, तो बदलते हुए समय में आपके पास हथियार भी अलग-अलग तरह के होने चाहिए। हम यही सोच के बैठेंगे कि नहीं भाई, जो 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले जिस तरह से शेयर मार्केट में व्यवहार होता था, कैश में पैसा दिया, माल ले लिया और अपने घर में चले गए। तो हाँ, जो बिल्कुल जिसको समय नहीं है या जिसको बिल्कुल मार्केट में एक्शन नहीं लेना है, वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई गलत नहीं है। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हो या एज़ अ ट्रेडर आप शेयर मार्केट में हो, तो आपको आपके पास बहुत सारे हथियार होने चाहिए। तो ये जो फ्यूचर्स हैं या ऑप्शन है, ये इसमें आपके पास बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं। तो जैसा मार्केट का समय होगा, जैसा मार्केट का उस समय का माहौल होगा, उस माहौल के हिसाब से आप लड़ाई लड़ सकते हो। आपके पास हर तरह का हथियार है। मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके पास हथियार है कि आप फ्यूचर को शॉर्ट कर दो या पुट खरीद लो या कॉल बेच दो। ऐसे आपके पास हथियार बहुत सारी चीजें आती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी कल बजट आना है। अब बजट में क्या आएगा ये किसी को पता नहीं होता। जनरली आपने देखा भी बजट में बहुत ज्यादा एकदम वोलेटाइल होता है। जैसे वो बजट फाइनेंस मिनिस्टर बजट बोलते हैं तो मार्केट नीचे ऊपर होता है, बहुत बढ़ भी सकता है, बहुत नीचे भी आ सकता है। या इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन है, तो आपने देखा होगा कि बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट। 200 500 1000 पॉइंट नीचे ऊपर होने का संभावना रहता है। ऐसे समय पे ऑप्शन बहुत बड़ा एक हमारे पास टूल है। इसका एक और फायदा है कि आप दोनों तरह की पोजीशन लेके रख सकते हो। जब भी इस तरह का वोलेटाइल मूवमेंट रहेगा, हमें पता नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा। आप दोनों तरह का बाय करके रख सकते हो। आप दोनों तरफ से सेल करके रख सकते हो। आप हेजिंग करके रख सकते हो। आप स्ट्रैडल करके रख सकते हो। ये सब चीजें सीखने वाली है और हम भी सिखाएंगे आपको धीरे-धीरे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इतने हथियार आपके पास हो जाएंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे इस परिस्थिति में मेरे पास कोई हथियार नहीं है। चाहे जो भी है आपके पास इतने हथियार हम दे सकते हैं या है मार्केट में अवेलेबल, कि उस हथियार से आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, भावनाओं में बह के जाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि वैसे हम आंख बंद करके जो भी है वो कर रहे हैं। आप जो भी पैसा लगा रहे हो, आपका कमाई का पैसा है, मेहनत का पैसा है, उसको सही ढंग से यूटिलाइज होना जरूरी है। किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। या जो हमारा मिशन है, जो मैं हम बार बार अभी बता रहे हैं कि हमारा हमने मिशन लिया है कि मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो हमारा मिशन है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर निवेशक। इन्वेस्टर जो है ही शुड बी सेल्फ रिलायंट। उसको हम इतना बेसिक नॉलेज दे देवे कि उसको ये जो बेसिक चीजें हैं, इस बेसिक चीज के लिए उसको और किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो खुद होके वो डिसाइड कर सके। 1 करोड़ का हमारा ऑप्शन टारगेट है कि हम 1 करोड़ लोगों को शिक्षित करेंगे और इसी के लिए अभी ये बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग ने ये मिशन लिया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग उसको समझें। जिसको मुश्किल लग रहा है या जिसको ये लग रहा है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, आप उसमें ट्रेड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूर रखिए। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज बहुत काम आता है। और ये तो नॉलेज ऐसा है कि पर्सनली मैं समझूंगा कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा। बहुत सारे लोगों को आपके सामने लाऊंगा कि जिनको हमने जो जिनको हम ऑप्शन अभी सिखा रहे हैं या जो सीखेंगे हमारे से, और बहुत अच्छा पैसा वो कमाएंगे, वो आपको खुद ही होकर बताएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये हो गया बेसिक
चीजें जो ये है। ऑप्शंस में फिर से बहुत सारी टर्मोलॉजी है जो आज हम आपको नहीं बता सकते, जैसे कि उसका स्ट्राइक प्राइस होता है ऑप्शंस में, फिर ऑप्शंस कौन से महीने का लेना चाहिए, उसमें अलग अलग महीने की एक्सपायरीज होती है। और भी आपको दो तीन चीजें बताता हूँ ऑप्शंस में। ओपन इंटरेस्ट फिर से ऑप्शंस में भी वो लागू होता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से होता है। टाइम डिके होता है। फिर मैंने बताया आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन राइटिंग। फिर कई बार आपने देखा रहेगा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये कुछ टर्मोलॉजी है जो आज आपको जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान में आती है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बड़े निवेशक होते हैं या जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत सभी लोग लगभग कॉल राइटिंग में पैसा कमाते हैं। बहुत बहुत मतलब आप सच में जैसा थोड़ा-सा आप डीप में जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें है, ऑप्शंस में तो खासकर, फ्यूचर्स में तो है ही है। ऑप्शंस में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है कि हम बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं, बेहिसाब। थोड़ा-सा नॉलेज, थोड़ा-सा डिसिप्लिन, थोड़ा-सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने अपने को रखना है और बहुत अच्छा पैसा उसमें मिलेगा। बेसिक जो बातें हैं वो मैंने लगभग कवर कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो इस थोड़े से समय में आपको मैं नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को सीखने का, अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, राजेश बोल रहा है तो मैं थोड़ा-सा ध्यान दूँ, कुछ दिन आप उस पे स्टडी कीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्प्ले होगा। व्हाट्सएप कीजिए, आप आके टाइम लेके आके मिलिए। हमारे कुछ कोर्सेज़ भी हम बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं। बेसिक कोर्स है जो हम चाहते हैं कि अगर जिसको सीरियसली उसमें जाना है तो वो आप कोर्सेज़ भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारा उसमें फ़ोर्स नहीं है। हम अभी भी बोलेंगे कि आप नेट पे और बाकी सब चीज़ों से भी अगर आप थोड़ा-सा नॉलेज लें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। We are there to support. We'll always be very happy to support people who want to learn. जो जो सच में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए हम हमारे को बड़ी खुशी होगी कि हम उनको हेल्प करें। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दी। चैट बॉक्स पे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले हम उसको भी ले लेते हैं। और भी किसी का अगर कोई पूछना है, देखो मैं आपने बहुत अच्छे ढंग से सुना है। मैं चाहूंगा कि आप घाई मत कीजिए जाने की, 10-15 मिनट जो भी चैटिंग होगा वो चैटिंग को जरूर सुने, क्योंकि मैंने तो बेसिक चीजें बताई है, लेकिन प्रैक्टिकल जो लोगों को डिफिकल्टीज है या जो उनके क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो उनके क्वेश्चन और मेरे आंसर सुनते हैं तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। तो तनेम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट टेल मी। आप भी अगर चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, और कोई अगर ऐसी बात है जो चैट पे नहीं आएगा तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। या हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक एंड स्ट्राइक प्राइस, एक क्वेश्चन तनय जी ने अभी बताया कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स एंड स्ट्राइक प्राइस। तो हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स तो बहुत सिंपल चीज है कि जिस भी स्टॉक में न्यूज है उसी में हमको ट्रेड करना है। सबसे बड़े, जैसे हम कैश में भी वही करते हैं, फ्यूचर्स में भी वही करना है हमको, हमारे हमारे लिए जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन फ्यूचर्स। कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो 5-10% ऊपर या नीचे मूवमेंट देते हैं, तो एज अ बिगिनर एटलीस्ट हमको ऐसे स्टॉक अवॉइड करने चाहिए। और जिसमें न्यूज है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है तो आप उसको बाई कीजिए उन स्टॉक्स को, अगर किसी में नेगेटिव न्यूज है तो आप उसको शॉर्ट कीजिए। तो स्टॉक सिलेक्शन तो उसी तरह से होगा। जो बिल्कुल ही नए हैं और जिनको कम रिस्क लेना है, मेरा मेरा ये सलाह होगा कि आप इंडेक्स से शुरू कीजिए। सबसे बढ़िया तो निफ्टी है। निफ्टी का ट्रेंड हमें मालूम भी जल्दी पड़ता है, इजी भी रहता है। जैसे अभी आज का निफ्टी का ट्रेंड हमको लग रहा है कि हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो भी करेक्शन था वो आ गया। तो जब निफ्टी का ट्रेंड ऊपर है तो हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का ट्रेड में रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि उसमें एकदम बहुत ज्यादा नीचे ऊपर नहीं खुलता है मार्केट। तो उसको निफ्टी में या इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा जल्दी आएगा। और स्टॉक सिलेक्शन तो वही होगा कि जिसमें कोई पर्टिकुलर न्यूज है, जिसमें हमको कोई सही डायरेक्शन पता है, उसी स्टॉक्स में हमको जाना चाहिए।
स्ट्राइक प्राइस अलग चीज है, स्ट्राइक प्राइस इतना जल्दी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वही मैंने जैसे एक एग्जांपल आपको दिया था कि बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो भी नहीं चलता है। वापस मैं एग्जांपल रिलायंस का देता हूँ, 1700 रुपए का रिलायंस चल रहा है और आपको लग रहा है या मुझे लग रहा है कि हाँ रिलायंस पॉजिटिव है, रिलायंस में मूवमेंट आएगी, तो अगर मुझे लगता है कि 1700 का 1800 जाएगा, तो मैं मैक्सिमम 1800 तक का स्ट्राइक प्राइस का अगर कॉल लेता हूँ तो मुझे फायदा है, क्योंकि मैं अभी 2000 का स्टॉक स्ट्राइक प्राइस ले लूंगा तो फायदा नहीं ना, क्योंकि रिलायंस का मूवमेंट वहां तक हमें दिख भी नहीं रहा है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज टाइम पीरियड ऑल्सो, बिकॉज कॉल या पुट लेंगे तो जब भी हम लेते हैं तो उसका प्रीमियम डीके होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो इसलिए हमें वो स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ उसका जो मूवमेंट है उसको भी ध्यान देना होगा। टाइम डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समझो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई रिलायंस का न्यूज 20 दिन या बजट 20 दिन के बाद आ रहा है, तो आज पोजीशन लेके कोई फायदा नहीं है ना। 20 दिन में तो बहुत सारी मूवमेंट निकल जाएगी आपकी, तो उस न्यूज को इफेक्टिव जो है हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले हम उसको अगर कैच करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। रिलायंस में जुलाई का फ्यूचर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। रिलायंस मेरा किसी का क्वेश्चन है, रिलायंस जुलाई ले सकते हैं क्या? अब हम पर्टिकुलर स्टॉक पे आते हैं। जैसा रिलायंस, वी आर वेरी बुलिश ऑन रिलायंस। जिस तरह के अभी थोड़ा सा रुक गया है मूवमेंट के बाद में, स्टैग्नेंट है, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है फिलहाल, अनलेस कोई मेजर मार्केट फॉल होता है। नहीं तो पूरा ये जो निफ्टी का जो भी मूवमेंट आया है उसमें बेसिक जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो रिलायंस का है। वी आर वेरी बुलिश ऑन रिलायंस। आप जरूर ले सकते हैं, जुलाई का फ्यूचर ले सकते हैं, इवन आप आगे का भी लेके रख सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म का व्यू रखता है तो आपको रोल ओवर करने का, अगर आप सोचते हैं क्यों मैं रोल ओवर करूं, तो आप अगले महीने का भी लेके रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, रिलायंस में आपको ट्रेडिंग की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भाई आपको कम पैसे में मिल रहा है, तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में जो भी थोड़ा बहुत इंट्राडे का अगर एक्सपर्ट है, आप इंट्राडे में कैश लेने के वजह, कैश में ट्रेड करने के वजह फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, आपको इतना मजा आएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। आपने शॉर्ट किया है तो भी आप 1 दिन 2 दिन के लिए वो पोजीशन को आप आगे लेके जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा स्टॉक उसके अलावा जो जुलाई के लिए हम लेके रख सकते हैं फ्यूचर्स में? एक किसी का क्वेश्चन है कि जुलाई के लिए और कौन से स्टॉक लेके रख सकते हैं, तो एक्चुअल में आज का वो प्रीव्यू नहीं है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मार्केट अभी रिवर्स हुआ है। बैंकिंग में आपने देखा है कि मूवमेंट आनी शुरू हो गई है, तो HDFC बैंक हो गया, ICICI, एक्सिस, ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा लग रहा है, तो आप पोजीशन ले सकते हो। रिलायंस हमने ऑलरेडी बात किया है। बजाज फाइनेंस हम दिला रहे थे, लेकिन अभी वापस थोड़ा सा स्टैग्नेशन है। 1-2 दिन पहले किसी ने उसका नेगेटिव रेटिंग दिया है, तो बजाज फाइनेंस आप फिलहाल अगर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बैंकिंग अच्छा लग रहा है हमें। ऑटोमोबाइल्स, चूंकि 2-3 महीने का जो स्टैग्नेशन था वो अभी खत्म हो ही रहा है। ये महीने से अभी वापस से सब जब दुकानें शुरू हुई है या उनके शोरूम्स खुले हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में भी धीरे धीरे मूवमेंट आएगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक अलग विषय हो जाता है। बेसिकली फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, और उसके जो जो बारीकियां हैं उस पर अपन ज्यादा बात करेंगे। What will be the margin required for Nifty option selling if we buy out of the money option against in the money option selling? What will the margin be reduced? नहीं, आप एक बार वापस बोलिए या मुझे पढ़ा दीजिए, 1 मिनट। एक क्वेश्चन है जितेंद्र पाटिल जी का, व्हाट विल बी द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर निफ्टी ऑप्शन सेलिंग इफ यू बाय आउट ऑफ मनी ऑप्शन अगेंस्ट इन द मनी ऑप्शन सेलिंग? देखिए, ऑप्शन का जो बेसिक चीज है कि अगर हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, कोई भी एक ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो उसका हमको प्रीमियम भरना है, जो भी प्रीमियम है। हम ऑप्शन अगर कोई बेच रहे हैं तो उसका जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको मिल रहा है, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब उसमें क्या होता है, ऑप्शन राइटिंग में कई बार मार्जिन की जरूरत पड़ती है, तो अभी एग्जैक्टली इनका बोलना क्या है जितेंद्र जी का मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ कि
समझो एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन हम 50 रुपए में हमने खरीदा, 50 रुपए आपको भरने पड़ गए। उसके अगेंस्ट आपने कोई आगे के स्ट्राइक का या नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट आपने सेल किया है, जो समझो 100 रुपए का प्रीमियम था। 50 रुपए प्रीमियम आपने भरा है और जो सेलिंग किया है उसमें आपको 100 रुपए मिल गए हैं, तो आपका नेट 50 रुपए आपको उल्टा मिला है। अब इसमें सिर्फ जो सेकंड फैक्टर आता है कि वो मार्जिन अमाउंट है, लेकिन मार्जिन का भी हम यहाँ भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई भी कॉल या पुट सेल करते हैं, राइट करते हैं, उस समय हमको मार्जिन भरना पड़ता है, जो लगभग फ्यूचर मार्जिन के आसपास होता है। तो दैट लेकिन वो जब भी आप पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे तो वो मार्जिन आपको वापस मिलनी होती है। लेकिन उस समय ऑप्शन या कॉल राइटिंग के टाइम पे आपको मार्जिन भरना पड़ता है। सो दैट फैक्टर यू शुड बी अवेयर। बाइंग के टाइम पे अपने को कोई ऑप्शन इसकी जरूरत नहीं, प्रीमियम मार्जिन की जरूरत नहीं होती है। 10 रुपए का फॉर एग्जांपल रिलायंस है, आपने कोई ऑप्शन खरीदा 10 रुपए का, लॉट साइज है 500, तो आपका टोटल जो कॉस्टिंग है वो 5000 रुपए है। हाँ, एक बिगिनर का क्वेश्चन है कि इंडेक्स फंड कैसे बाय करते हैं। बेसिकली वो इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं। इंडेक्स फंड कैसे बाय करते हैं? किनका था वो समझ नहीं भाई। सीए अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता जी, आपने एक प्रश्न पूछा है कि इंडेक्स फंड को कैसे बाय करते हैं। तो इंडेक्स फंड आप किसको बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाया, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फंड्स। So if you are talking about index future, is it? निफ्टी। ओके, सो इंडेक्स फंड एक अलग चीज हो गया। इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है दैट इज इंडेक्स फ्यूचर। सो आप जैसा बोल रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर अगर आपको कैसे ट्रेड करना है तो सिंपल है, जैसा आप कैश में खरीदते हैं उसके बजाय हम फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। फ्यूचर्स में जैसा निफ्टी है वो 75 का लॉट है, तो अगर आपको जाना है तो 75 क्वांटिटी लेनी है। बैंक निफ्टी अभी 25 का लॉट है, तो आपको 25 की क्वांटिटी में आपको लेना है। उसका जो भी मार्जिन है, मेरे पास मार्जिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, तो तने बताएगा। सिर्फ ये बताओ कि निफ्टी में अभी मार्जिन कितना परसेंटेज है। तो जैसा अलग अलग स्टॉक का अलग अलग इंडेक्स का मार्जिन डिफाइन होता है, एक्सचेंज उसको समय समय पे उसको रिवाइज करती रहती है। तो इंडेक्स के लिए निफ्टी के लिए भी 20% जैसा मार्जिन है और बैंक निफ्टी के लिए 25 है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे निफ्टी आज अगर 10,000 चल रहा है और 75 का लॉट है, मतलब 7.5 लाख रुपए का टोटल वैल्यू हो गया उसका। 10,000 रेट, 75 इज द क्वांटिटी, टोटल वैल्यू इज 7,50,000। आज का मार्जिन है 20%, मतलब 7.5 लाख रुपए पे 20%, मतलब आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का मार्जिन रख के आप निफ्टी का एक फ्यूचर खरीद या बेच सकते हैं। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में 25% है, तो बैंक निफ्टी का जो भी रेट होगा मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज दैट इज 25 और उसका 25% मार्जिन है। और जो रेगुलर आपके अकाउंट जो डीमैट अकाउंट है उसी में आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए होता। मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाले। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन का मैं आपको बता ही रहा हूँ। वैसे लास्ट वीक हमने इंट्राडे के लिए एक वेबिनार रखा था, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफी लोगों ने उसके बाद में हमें बताया कि हमें ज्वाइन करना है। तो दिस सैटरडे वी आर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल क्लासेस। तो ये हमारा ऑफिस क्लासेस होगा, मतलब जहाँ पे हम एक्चुअल लोगों को बुला के क्लासेस देंगे। ऑनलाइन बहुत जल्दी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसका, अभी हमारे पास उसका सेटअप नहीं हुआ है। तो 5-7 लोगों को ही हम इनवाइट कर रहे हैं, सभी लोगों को एक ही साथ नहीं बिठाएंगे क्योंकि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ है। तो आज शाम तक आपको उसका डिटेल आएगा। उसका चार्जेस हमने रखा है 2500 रुपया। तो 2500 रुपये भी मुझे नहीं देना है आपको, दैट इज गोइंग फॉर चैरिटी। एक हॉस्पिटल जो हम चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं, तो आप जो भी उसमें आ रहे हैं वो उस चैरिटी के लिए 2500 रुपये देना है। और उसका कारण भी है कि अगर हम सब चीज़ फ्री में अगर देते हैं पूरा, तो उसका उतना लोगों को सीरियसनेस नहीं होता है। तो इसलिए आपके नाम से एक अच्छी चैरिटी भी हो जाएगी और एक बहुत बढ़िया नॉलेज आपको मिलेगा। इंट्राडे कोर्स वी आर स्टार्टिंग विद दिस सैटरडे। फ्यूचर्स ऑप्शंस भी हम हो सकता है संडे को करें, सब लाइन अप हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम अभी किसी के साथ टाइप करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी करें। राइट नाउ देयर इज सम टाइम। किसी ने आशीष जी ने उज्जीवन के बारे में पूछा है, तो अगेन स्टॉक स्पेसिफिक हम नहीं जा रहे, लेकिन उज्जीवन का जो अभी का मूवमेंट है वो
अभी कैसे कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है, क्या है बेसिक मार्केट पॉजिटिव लग रहा है हमें अभी, क्योंकि अब फिर भी एक एक चीज मैं बता दूं जो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि जून का जो रिजल्ट्स है ये 10 जुलाई के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स तो खराब आएंगे ये सभी को पता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में कोरोना के कारण लगभग सभी बिजनेस बंद थे, तो रिजल्ट्स खराब आएंगे ये दैट इज अंडरस्टूड, अब सभी को पता है। इसमें एक ऑप्शन, एक ही अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो सकती है। कई लोग लगभग 90% लोग जो मुझे मिल रहे हैं या जो मुझसे बात करते हैं, उन सभी का एक ही प्रश्न है, मार्केट गिरेगा क्या? एक्चुअल में जब मार्केट गिरा था उस समय हमने तो चीख-चीख के बोला था सबको, बहुत रोज हम मैसेज डालते थे, लीजिए, 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 लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने लिया भी, लेकिन कई लोग उसमें छूट गए। अब हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि मार्केट गिरेगा क्या, गिरेगा क्या? मेरा व्यक्तिगत राय है कि बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। जो 7,700 या 8,000 का जो रेंज उस समय हमको मिला था, मुझे नहीं लगता कि वो रेंज आएगा। एक ही ऑप्शन, एक ही चीज़ है कि अगर बहुत खराब रिजल्ट आ रहे हैं और वो खराब रिजल्ट आने के बाद में अगर रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड करना शुरू करती हैं कंपनियों को, बड़े-बड़े कंपनियों को, तो एक हमारे को चांस मिल सकता है, क्योंकि डाउन रेटिंग का हमें तो पता है कि डाउन रेटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन डाउन रेटिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो रेटिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई डाउनग्रेड होता है तो उनको मजबूरी हो जाती है, पता रहते हुए भी उनको मजबूरी होती है कि वो स्टॉक बेचना पड़ता है उनको, या उनको रिड्यूस करना पड़ता है उनके जो पोजीशन है। तो अगर बहुत मेजर डाउनग्रेडिंग अगर शुरू होती है, जिसकी संभावना भी है, मतलब चांसेस भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जनरली जो रेटिंग एजेंसीज है और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो है वो डाउनग्रेड करने में बहुत आगे रहती है। उनको बहुत मजा आता है कि इंडियन कंपनी अगर थोड़ा भी कोई 19-20 हो जाओ तो वो फटाफट डाउनग्रेड करते हैं। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उस समय अगर कोई डाउनग्रेड होता है और अच्छे शेयर हम गिर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी लीजिए। मैं पिछले 2 महीने से जरे जितने भी मेरे सेमिनार्स हुए हैं या जो भी मुझे मिल रहा है, मैंने ये मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ ये बातें। और मुझे जो ऐसा लगता है कि ये जो भी फॉल होगा, अगर जो भी आता है जुलाई का, ये फॉल एकदम आखिरी होगा। इसके बाद में कोई मेजर ऐसा कोरोना का जो फॉल है वो नहीं आएगा, और कोई नया कोई चाइना बॉर्डर पे कुछ आ जाए या कहीं आ जाए तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी हमको लग नहीं रहा कहीं। मार्केट पॉजिटिव रहेगा ऐसा समझ के ट्रेड करना है। बैंकिंग में तेजी है लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट नहीं बढ़ रहा है। सुधीर जी का प्रश्न है कि बैंकिंग बढ़ रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट का ग्राफ मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं भी उस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको पर्सनल आपको उसका रिप्लाई जरूर भेजूंगा। लेकिन अच्छा हो गया आपने ये प्रश्न पूछा। मैं वापस एक बेसिक आपको बात बता देता हूँ। सभी का प्रश्न ये है कि भाई अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, खासकर इंडिया में तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत रैपिड राइज है। ये है, फिर मार्केट क्यों इतना रिवर्स हो गया, क्यों तेजी से आ रहा है? मैंने पिछले सेमिनार में भी उसका जवाब दिया था, मैं आपको फिर से बता दूं जो लोग नए हैं। मार्केट हमेशा आगे की राह दे, आगे के हिसाब से चलता है। कोरोना का जब इफेक्ट आना था, जब बहुत कम इफेक्ट था, उस समय ही लोगों ने समझ लिया था, या जो एक्सपर्ट्स थे या जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस समय समझ लिया था कि ये इसका इफेक्ट आएगा और लॉकडाउन भी होगा, कितने दिन के लिए होगा पता नहीं, लेकिन मार्केट पे इफेक्ट आएगा, कंपनियों पे इफेक्ट आएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही मार्केट को गिरा दिया था। ये हमेशा होता है ऐसा। अब वापस बढ़ने का कारण भी यही है कि उनको पता है कि अभी कोरोना तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है ना, क्या जिंदगी भर तो रहेगा नहीं। तो जब कोरोना खत्म होने ही वाला है और अभी सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है ना कि उसकी दवाई कब आ रही है, या जैसा भी हमने यूएस में भी देखा है कि बिना दवाई के भी पीक आने के बाद में वापस पेशेंट की जो संख्या है वो गिरने लग गई। नॉट ओनली यूएस, मेजर सभी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। इंडिया में भी यही होगा कि भाई अभी बढ़ रहा है, लेकिन चाहे दवाई आवे नहीं आवे, एक लेवल पे जाके फिर वो वापस रिडक्शन होना ही है। दवाई आ गई तो उसके बाद तो कोरोना सब भूल ही जाएंगे। तो जब ये परिस्थिति है और उसके बाद आने वाले टाइम में सबको पता है कि बाद में तो मार्केट अपने स्पीड से चलेगा, जो उसके फंडामेंटल उसके हिसाब से चलेगा। हमारे फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। एक मेजर और एक रीजन है कि म्यूचुअल फंड में आज भी लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपया हर महीने जमा हो रहा है एसआईपी से। ये पैसा सब शेयर मार्केट में ही लग रहा है। थर्ड मेजर रीजन, अगर जो लोग थोड़ा भी इंटरनेशनल मार्केट को समझ सकते हैं,
यूएस और मेजर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगभग 0 हो गया है अभी। जो कोरोना के समय बहुत लोगों ने इंटरेस्ट रेट कट किया, लगभग मैक्सिमम देशों में 0% या 1% या एक आधा कोई 2% है। अब जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा या उसका प्रॉब्लम कम हो जाएगा और जब लोग फिर से ध्यान करने लगेंगे, अरे अभी चलो वापस पैसा लगाना है, तब वो वापस ये देखेंगे ना, मैं 0% के हिसाब से मैं यूएस में क्यों पैसा लगाऊं? अगर आज इंडिया में 5-6% का अभी भी अगर गवर्नमेंट रेट चल रहा है तो मैं क्यों नहीं उसमें पैसा डालूं? तो वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑलरेडी वेटिंग में है और जैसे ही ये संकट खत्म होगा वो पैसा इंडिया मार्केट में आना है। पहले डिवाइड होता था, पहले आपको पता है कि इंडिया और चाइना में वो पैसा डिवाइड होता था और काफी बड़ा अमाउंट चाइना में जाता था। लेकिन जो अभी का माहौल है, आप सभी देख ही रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो माहौल बना है, तो अब ऐसा धीरे-धीरे होने लगा है कि चाइना को निग्लेक्ट किया जाएगा या चाइना का ऑप्शन ढूँढा जा रहा है। तो जब ऑप्शन के लिए वो पूरे दुनिया में घूमेंगे, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन उनको इंडिया मिलेगा। इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अब आपका जो प्रश्न था कि बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है और वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो जब ये इस तरह का जो पैसा आता है, ये फॉरेन पैसे से अगर मार्केट घूम रहा है, तो ये जो पैसा है, ये जनरली ए ग्रुप स्टॉक्स में लगता है, बड़े स्टॉक्स में लगता है। सबसे पहले जैसे वो निफ्टी इंडेक्स में पैसे डालेंगे, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में डालते हैं। फिर निफ्टी के बाद में जो 250 स्टॉक्स होते हैं, उसमें पैसा डाला जाता है और उसके बाद में फिर वो पैसा अगर बचता है तो वो आगे नीचे आएगा। तो इसलिए जब भी मूवमेंट आती है तो पहले ए ग्रुप में आएगी और ए ग्रुप के कारण ही बढ़ रहा है। इस वजह से भी अगर आपने मेरा आप मैसेज पढ़ते होंगे, मेरा हमने भी फॉरवर्ड किया था कि इस पूरे मूवमेंट में 50-60% मूवमेंट सिर्फ 5 स्टॉक्स ने दिया है। इसलिए मेजर पूरा मार्केट अभी भी बहुत सुस्त है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 25% अगर बॉटम से बढ़ गया है या 30% बढ़ गया है तो मार्केट रिकवर हो गया है। मार्केट में अभी भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक, ए ग्रुप के, बी ग्रुप के, सी ग्रुप के, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, हमारे पास भी उसकी लिस्ट है, जो लगभग 40-50 अभी भी 52 वीक से कम है, मतलब लगभग आधे रेट में अभी भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे स्टॉक है। तो हमको उसमें पैसा डालना चाहिए। मूवमेंट एक एक करके आएगी, कभी भी मूवमेंट आती है तो जैसे अभी किसी दिन मार्केट 5% ऊपर भी है निफ्टी, तो भी पूरे 6,000 स्टॉक कोई प्लस में नहीं होते हैं। मूवमेंट आती है धीरे धीरे। तो आईडीएफसी फर्स्ट इज गुड स्टॉक, तो आप उसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसमें मूवमेंट कब आएगी ये बोलना एक अलग चीज है। वो टेक्निकली फिर मैं देख के आपको जरूर बताऊंगा। यस, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में क्वेश्चन इज अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर। मैंने ऑलरेडी मेरे पहले केस में बताया कि ऑटोमोबाइल्स वी आर पॉजिटिव, खासकर टाटा मोटर्स हम बहुत एग्रेसिवली दिला रहे हैं। उसका कारण भी है कि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स आ गए हैं। स्टॉक बहुत गिर गया, लगभग 70-80 रुपए तक तो काफी टाइम था। उस समय भी हमने बहुत एग्रेसिव दिलाया था। मुझे हमारे लिस्ट में बहुत एग्रेसिवली हमने दिलाया। आज 100 रुपए के आसपास है तो लेना चाहिए। मारुति अच्छा है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हैवी व्हीकल जैसे अशोक लेलैंड वगैरह में हम अवॉइड कर सकते हैं अभी, क्योंकि अशोक लेलैंड ट्रक सेक्टर में है और वो जो सेक्टर है उसमें नया बाइंग आने को समय लगेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो पहले जो जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, वो अभी ओवर कैपेसिटी में है, ज्यादा बिजनेस न होने के कारण। तो नए ट्रक खरीदी जो है वो अभी डिफिकल्ट है। उल्टा ऐसा हमारे को जो रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारे जो जिन्होंने लोन पे ट्रक वगैरह लिए हुए हैं वो लोग प्रीमियम उनका इंस्टॉलमेंट भर नहीं पाएंगे और बहुत सारी गाड़ियां वो कंपनियां वापस लेंगी। इस तरह से भी माहौल बनेगा। सो उन सेक्टर को आप छोड़ दीजिए, लेकिन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और मारुति जैसे स्टॉक में आप जरूर डाल सकते हैं। मेरे को फिर से आप स्पेसिफिक पे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सब आपको आंसर दूंगा। क्वेश्चन इज अबाउट आइशर, वी आर वेरी बुलिश ऑन आइशर। लेकिन मेरा अभी भी ये बोलना है कि हमारा जो मूल कारण है इस सेमिनार का, दैट इज टू लर्न अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आई थिंक इफ यू स्टिक टू दैट इट विल बी वेरी इजी। आपके जो भी प्रश्न है, आप पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको सबका रिप्लाई मिलेगा विद फुल डिटेल्स। बट आइशर अगर आपके पास है तो रखिए, लेकिन दैट इज नॉट द मोस्ट फेवरेट स्टॉक, बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, क्या प्रॉब्लम है। अगेन दैट कम्स इन द सेकंड सेक्टर, तो उसकी मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं आएगी।
जिस हिसाब से बजाज ऑटो या टाटा मोटर्स या मारुति में जो मूवमेंट है वो ज्यादा जल्दी आएगी। आइशर, अशोक लेलैंड या इस तरह में थोड़ा टाइम टाइम ज्यादा जाएगा। या ट्रैक्टर्स कंपनी है, हम लोग अभी भी ऐसा लग रहा है कि ट्रैक्टर्स कंपनी में चूंकि मानसून अच्छा आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन सेक्टर्स में अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा। अभी क्या होगा, आने वाला समय में जो नेसेसिटी है वो पहले पूरी होगी और लग्जरीज जो है उसको समय लगेगा। तो ये बेसिक चीजें हमको दिमाग में रखनी है कि जो भी ऐसी ऑप्शन, जो भी सेक्टर्स हैं या जो भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेसेसिटीज में आती है, वो उसमें मूवमेंट आएगी आएगी, क्योंकि आदमी रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। मकान भी फिर भी समझो लास्ट में आता है, लेकिन रोटी और कपड़ा तो चाहिए चाहिए। उसके बाद में लग्जरीज में धीरे धीरे हम आएंगे। एयरलाइंस अभी भी अवॉइड में है, आपके मॉल्स अभी भी आप छोड़ सकते हैं, या जो पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह है ये अभी अवॉइड कर सकते हैं। अभी उसमें मत डालिए पैसा। बैंकिंग अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन स्पेसिफिक वेबिनार कब शेड्यूल है अपना? वेबिनार, अभी क्वेश्चन है कि ऑप्शन स्पेसिफिक वेबिनार, तो वेबिनार्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑप्शन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो हम घंटे आधे घंटे में आप पूरा समझ लें। या तो आप उसके जो हमारा कोर्स है 6 घंटे का कोर्स है, वो 6 घंटे का कोर्स कीजिए, उसमें आप अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। या मैंने जैसा बताया कि आपके पास आज इंटरनेट हमारा भगवान है, गूगल में आप जाइए, आप उसमें जो चाहिए आपको सब मिलेगा। जहाँ आपको डाउट है, जहाँ आपको कंफ्यूजन है, आप वो कंफ्यूजन दूर कीजिए और सीखिए, मतलब उसको धीरे धीरे, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। हम छोटे छोटे वेबिनार्स करते रहेंगे, ये भी हम नेक्स्ट 5 इयर्स का हमारा टारगेट है। हम इस प्रकार के बहुत सारे वेबिनार्स करेंगे, बहुत सारे हमारे वीडियोस आपको आएंगे, और वो यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है हम उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे उसमें हम बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालेंगे। आप उसको भी फॉलो करें तो काफी नॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आप समझ नहीं पाओगे। फ्यूचर ट्रेड करते समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे डिसाइड करें? वन मोर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज कि फ्यूचर जब हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो क्या होना चाहिए। अच्छा लगा कि जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जनरली अगर आप कोई कोर्स करने जाते हैं तो 1:3 इज द बेस्ट रेशियो। मतलब एक 1% का अगर रिस्क हम ले रहे हैं तो रिवॉर्ड शुड बी 3%। ये दिस इज द बेस्ट सिनेरियो। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार हम 1:3 में नहीं जा पाते। लेकिन अगर कोई भी फ्यूचर्स हो या कैश का ट्रेडिंग हो, उसमें अगर 1:2 का रेशियो नहीं मिलता है, मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, या उल्टा चलते हैं, अगर आप 500 रुपए का प्रॉफिट अपेक्षित कर रहे हैं और 500 रुपए का ही रिस्क है, मतलब अगर आपका रेशियो 1:1 है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। 1:2 इज द रेशियो दैट यू शुड अप्लाई मिनिमम। अगर उससे ज्यादा का है, अगर कोई ट्रेड, जैसा अभी इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा आप टीवी देख रहे हो कि कोई आया, रिलायंस लीजिए, 1000 रुपए भी लीजिए, 980 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 1010 पे बेचना है। दिस इज दी सिनेरियो। वापस मैं बताता हूँ, रिलायंस 1000 रुपए चल रहा है, एक हमारे कोई जो भी बढ़िया एक्सपर्ट आते हैं टीवी पे और बोलते हैं कि रिलायंस लीजिए, रिलायंस में बहुत अच्छा मूवमेंट आने का संभावना है, उसका टारगेट है 1010, मतलब 10 रुपए बढ़ने के चांसेस है, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 980 रुपए का। इस केस में क्या हो गया, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 2:1, उल्टा हो गया। मतलब आप रिवॉर्ड तो 1 ले रहे हो, 10 रुपए का ले रहे हो, और रिस्क आपका 20 रुपए का हो गया। तो चाहे वो एक्सपर्ट कितना भी बढ़िया हो, आपको ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। अगर वो उल्टा बोलता है कि 990 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1020 का टारगेट है, आप उसमें जा सकते हो। उसके बाद भी मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, ये हर एक को अपना अपना डिफाइन करना है। और फर्दर गोइंग जब भी आप हमारे से और डीलिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस परसेंटेज की बजाय आपको पर ट्रेड लॉस कितना मैं बेयर करता हूँ, इस हिसाब से आप अगर आप आपकी पॉलिसी बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसा भी आपने फ्यूचर्स में है, भाई हमने सोच लिया कि भाई मैं कोई भी एक फ्यूचर के ट्रेड में मैं 3000 से ज्यादा का लॉस बेयर नहीं करूंगा, और रिलायंस जैसा अगर आपने लिया 500 रुपए, 500 का लॉट साइज है, तो 6 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, और प्रॉफिट आपको एटलीस्ट ट्वाइस दी स्टॉप लॉस। फिर अगेन जब आप सीखेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक चमत्कार है। आप स्टॉप लॉस जब सीखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीख जाइए तो
उसके जैसा और कोई मजा नहीं आएगा आपको काम करने में। जैसे जैसे मूवमेंट आती है आप स्टॉप लॉस को मूव कर लीजिए, आपका रिस्क खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज खुली रहेगी। तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब है कि मेन जो लॉस होता है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज कम होने के कारण या अति उत्साह बोलते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम बोल सकते हैं, उसी में लॉस होता है। नहीं तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, रोज हम देख रहे हैं कितनी मूवमेंट आ रही है। आप जिसको थोड़ा भी नॉलेज है, आप खुद होके बैठते हैं तो आपको ध्यान में आ जाता है भाई ये न्यूज आई, अरे रिलायंस 10 रुपए बढ़ेगा और देखते देखते 10 बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है, इतना बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। लेकिन क्या होता है, हम सही समय पे डिसीजन नहीं लेते, स्टॉप लॉस या हमारा रिस्क जो है वो कवर नहीं करते। पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप रिस्क अपना मिनिमाइज कर लोगे। नहीं तो क्या होता है कि हम 10-10 या हजार-हजार करके हम 10 ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं और एक ट्रेड में हम 20,000 रुपए गवा देते हैं। तो मतलब पूरा हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। इसीलिए लॉस होता है, अदरवाइज आपको लॉस का कोई कारण नहीं है। आप हमारे जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं या आगे भी देंगे, आप उसको फॉलो कीजिए। मेरा दावा है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। किरण जी का क्वेश्चन है, किरण जी कहाँ जी, बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट करता है और वहीं से टारगेट अचीव हो जाता है। हाँ, ये हाँ, ये बहुत अच्छा लगा किरण जी, आपको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। उनका क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में फिर वो उस मूवमेंट आती है और फिर वो बाद में वो टारगेट भी अचीव हो जाता है। होता है ऐसा कई बार होगा, आपके साथ नहीं सबके साथ हुआ है। हमारा ये बोलना है कि आपने जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, उस समय आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो वो बाय करने के मेरा टारगेट क्या है। ब्लाइंडली कभी भी हमको कोई ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, वापस से आपको बोलता हूँ, हम 10 रुपए 20 रुपए का टमाटर भी लेने जाते हैं तो हम 4 जगह इसका रेट पूछते हैं। पूछते हैं क्या नहीं पूछते? ब्लाइंडली 20 रुपए का भी टमाटर लेने का है तो हम 4 जगह रेट पूछते हैं। फिर देखते हैं कहाँ पर अच्छा लग रहा है। जिसके पास सबसे बढ़िया होगा उसके पास लेते हैं, उसके बाद भी हम छाँट-छाँट के लेते हैं। तो 10, 20, 30 रुपए की चीज़ के लिए जब हम इतनी मेहनत करते हैं, तो जब हम हज़ारों, लाखों रुपए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं थोड़ा-सा रिसर्च करें? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोज़ीशन लेने के पहले आपका माइंड बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ये पोज़ीशन मैं क्यों ले रहा हूँ? राजेश के बोलने पे ले रहा हूँ या कोई एक्सपर्ट के बोलने पे ले रहा हूँ या मैं मेरे स्टडीज के हिसाब से ले रहा हूँ या कोई न्यूज के हिसाब से ले रहा हूँ। आपका माइंड, आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो बेसिक बोलने का मतलब ये है कि ट्रेड के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ। तो आज अगर मैं रिलायंस ले रहा हूँ तो रिलायंस का कुछ तो पॉजिटिव न्यूज होगी उस दिन, क्योंकि रिलायंस रोज रोज तो भाग नहीं सकता ना। ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर है क्या, थोड़े बहुत सर्किट वाले शेयर छोड़ दो, लेकिन कोई ऐसा शेयर है क्या कि जो रोज ऊपर ही जाएगा या रोज नीचे जाएगा? ऐसा नहीं है ना। हर एक का उस दिन का जो मूवमेंट है, मार्केट का मूवमेंट है, इंटरनेशनल मूवमेंट है या उस दिन का जो कुछ स्पेशल इवेंट होगा उसके हिसाब से शेयर नीचे ऊपर होते हैं। तो ट्रेड लेने के पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं वो ट्रेड में क्यों जा रहा हूँ, फिर उसका टारगेट क्या होगा। पर रिलायंस अगर कोई आईटीसी या इस तरह के जो हल्का मूवमेंट के शेयर्स होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं कि जो 1-2 रुपए ही दिन भर में घूमते हैं। अब उसमें आप अगर आप पोजीशन लेके बैठ जाओगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि उसमें इंट्राडे मूवमेंट मिलने वाली नहीं है आपको। तो इसलिए क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और लेने के बाद में अगर हम बाय पोजीशन में हैं तो उसका टारगेट क्या हमने सोचा है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। ये बेसिक चीजें जो है ये ट्रेड लेने के पहले आपको डिसाइड करनी चाहिए, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये बेसिक 2-3 चीजें अगर आप समझ लो, उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें ईज़ी हो जाती है। तो ये बहुत छोटी-सी बातें हैं, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं इसको। प्राइवेट क्वेश्चन है बोलिए। कि ऑप्शंस बहुत वोलेटाइल होते हैं, इसलिए हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या हमको डायरेक्ट जीरो तक रुकना चाहिए? बहुत मुझे क्या किरण प्राइवेट क्वेश्चन। किसने पूछा लेकिन? किरण जी, फिर से आपको एक बहुत बधाई देता हूँ। आपने प्राइवेट में क्वेश्चन डाला है, लेकिन मैं सच में आप आई थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। द क्वेश्चन इज स्टॉप लॉस जब हम लगा मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट नहीं वो हो गया। हम लोग को हाँ, स्टॉप लगाना लॉस चाहिए। ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि Volatile नहीं, बहुत होता है। क्योंकि ऑप्शन बहुत वोलेटाइल होता है। तो ऑप्शंस में आपने बहुत अच्छा पूछा, मैं क्योंकि मेरे छोटा सा आज था इसलिए मैं वो टॉपिक ले नहीं पाया। ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जिसमें हम कुछ इवेंट के लिए लेते हैं। एक इवेंट होना है,
कोई न्यूज आ रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, या कुछ मार्केट में बहुत बड़ा कल मोदी जी सुबह आके कुछ बहुत बड़ी घोषणा देने वाले हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर बोलने वाले हैं, या 2 दिन के बाद में कोई इवेंट है, तो वो होता है इवेंट बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग, जो हम उस इवेंट के लिए हम ले रहे हैं। तो ऐसे इवेंट बेस में तो हमको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, उसको कोई इलाज नहीं है हमारे पास, क्योंकि वोलेटाइल होगा, अब फिर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। सेकेंड टाइप की जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, वो होती है एक्सपायरी के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सपायरी के लिए लेते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर का स्ट्राइक प्राइस देते हैं जो बहुत सस्ता मिल रहा है, एक कॉल भी खरीद लिया, एक पुट भी खरीद लिया, स्टॉक में भी ऐसा कर लिया, भाई 30, 40, 50 रुपए, 60 रुपए ऊपर का ऑप्शन है जो समझो 500 रुपए में मिल रहा है। वो ये सोचता है कि भाई 500 रुपए मेरे गए तो गए, तो वो दैट इज एक्सपायरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर आप एक्सपायरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शंस ले रहे हो, कॉल या पुट, तो उसमें फिर स्टॉप लॉस तो आपका विषय नहीं है, आप ये समझ के ही ले रहे हैं ये ऑप्शन ये जीरो होने वाला है। लेकिन अगर आप इवेंट बेस्ड ले रहे हो, तो आप उसको जीरो के लिए नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि वो ऑप्शन का जो प्राइस है, क्योंकि वो नजदीक का होता है कि एक ऑप्शन हो सकता है 10,000 का हो, आप पूरा 10,000 का 10,000 रिस्क में नहीं डाल सकते ना, ठीक है। 10,000 में से आप 1,000 2,000 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। सो आई थिंक जो भी क्वेश्चन अभी तक चैट बॉक्स में आए हैं वो तो हमारे आंसर हो गए हैं। अभी भी किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। अगेन 2-3 थिंग्स कि एक तो इंटरडे कोर्स है, जिन लोगों को भी सीरियसली उसमें आना है तो वी आर सेंडिंग यू डिटेल्स, आप उसमें आइए। इस तरह के वेबिनार्स हम जानबूझ के हम छोटे-छोटे वेबिनार्स कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी नई-नई चीजें बताएंगे। फ्यूचर ऑप्शंस के भी और बहुत सारे होंगे, जिसमें फिर हम स्पेसिफिक में जाएंगे। किसी में हम सिर्फ स्ट्रेडल की बात करेंगे, किसमें हम सिर्फ हेजिंग की बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे। ऐसे हम धीरे-धीरे आने वाले समय में हम बहुत सारा नॉलेज आपको देने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ भी आपको अच्छा लगे ज़रूर हमें बताइए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो अभी हम बहुत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम उसको एक्टिव कर रहे हैं, और हमारी अपेक्षा है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, मतलब बहुत दूसरे लोगों को आप उसको फॉरवर्ड कीजिए। ये बेसिक नॉलेज है, फ्री नॉलेज है, और हमारा जो स्टाइल अभी तक का है आगे भी ये रहेगा कि हम बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताने, बहुत टेक्निकल वर्ड्स जो जल्दी किसी के समझ में नहीं आवे ऐसा हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिक सिंपल वर्ड्स में हम आपसे बातचीत करेंगे, ऐसी चीजें बताएंगे कि जो जल्दी से आपको उसका इम्पैक्ट मालूम पड़े। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उसका बेनिफिट लेंगे। सो आई थिंक हाँ, नंबर आपको दे दिया है, नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आई रियली बिलीव यू ऑल कैन बिकम स्मार्ट इन्वेस्टर्स। हमारा जो 1 करोड़ का टारगेट है, इसमें हम कुछ लोगों को आज यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो थैंक यू। आई थैंक पर्टिकुलरली तने। इस लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत करता है ये सब चीज का प्लानिंग करने में, और सब लोगों को जोड़ने में, मैसेज भेजने में। तो तने आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आप अभी तो वैसे धीरे धीरे अनलॉकिंग खत्म हो रहा है, जो लोग पर्सनली भी मिल सकते हैं, यू आर वेलकम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट एंड वी कैन मीट। थैंक यू वेरी मच। मास्टर स्ट्रेटेजी की एक फाइल भेज रहा हूँ। ये हमारे कुछ मास्टर स्ट्रेटेजी की एक फाइल तने आपको भेज रहा है, तो हाँ, तो लीजिए, आप उसका बेनिफिट लीजिए। हम बहुत सारा नॉलेज देंगे। मैं आई एम स्टडिंग अ लॉट। मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समय नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्दी एक किताब, बहुत बेसिक किताब आपको दूंगा शेयर मार्केट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तने।